जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो आपके लिए जाना पहचाना नहीं है, जो है कवेनेंट। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये वर्ड कवेनेंट का मतलब क्या है। देखें, जो ये वर्ड है ना कवेनेंट, इसका मतलब होता है आमतौर पे फॉर्मल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी के साथ कोई मायदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम कवेनेंट कहते हैं। लेकिन ये वर्ड आम तौर पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में कोई एग्रीमेंट या माहिदा करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कवेनेंट। तो आइए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट क्या है। देखें, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल का मतलब है कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे। ये एक माहिदा था जो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से 16 दिसंबर 1966 को, और उसकी जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने इसको एडॉप्ट किया था। तो लेकिन ये प्रैक्टिकली तौर पे जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो किया गया था 23 मार्च 1976 को। अब ये जो माहिदा था ये किसके मुतालिक था यार? ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बनाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि देखें, जितने भी इस ट्रीटी का जो हिस्सा हैं, जितने भी कंट्रीज़, उनको पाबंद किया गया था कि वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करें। अब ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं? इसमें फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट्स टू ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, और भी बहुत सारे इस तरह के जो सिविल और पॉलिटिकल नोयत के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक मुल्क है जिसका नाम है इश्किस्तान, उसने अगर इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो अपने मुल्क के अंदर, यानी जो लोग इश्किस्तान के अंदर रहते हैं, उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। अभी तक 173 जो कंट्रीज़ हैं वो इस कवेनेंट का हिस्सा हैं, और आम तौर पे ये जो कवेनेंट है ना, ये जनाब जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसका हिस्सा है। अब इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक हैं। वो 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? उसमें सबसे पहला तो आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो ये वाला है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जब हम इन 3 डॉक्यूमेंट्स को मिलाते हैं ना, तो जनाब वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो सबसे पहले अब ये देखेंगे कि ये जो ICCPR है, इसका मकसद क्या था यार? इसका मकसद बुनियादी ये है कि कोई भी शख्स है ना, उसको बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर किसी तअस्सुब के, बग़ैर किसी फ़र्क के उसको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक हो गया? अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको ज़रा देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको बड़ा कंसाइज़ करके और सिंपल करके आपको बताऊँ। देखें, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो ट्रीटी है, इसके हैं 53 आर्टिकल्स और इसके हैं 6 हिस्से। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर डिस्कस किया गया है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी ये कहा गया है कि जो लोग हैं उनको ये राइट है कि वो अपना जो पॉलिटिकल स्टेटस है, अपना जो मकसद है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, वो खुद डिटरमाइन कर सकते हैं। ये उनको राइट है। यानी जो भी कंट्रीज़ हैं उनको पाबंद किया गया था कि जी आपने अपने लोगों का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है उसको आपने रेस्पेक्ट करना है। ये आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जो पार्ट 2 था ना, वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के हवाले से है। वो ये कहता है, उसमें आर्टिकल 2, 3, 4, 5 आता है। वो ये कहते हैं, एक तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनको सबको बराबर यानी कि राइट्स दिए जाएँ और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। और दूसरा ये कि इस तरह के कवानीन बनाए जाएँ ताकि उनके जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और दूसरा ये कि अगर उनके जो राइट्स हैं वो अगर उनकी वायलेशन हो रही है, उनको वो राइट नहीं मिल रहा, तो उनको लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाए, यानी कि उनको कंपनसेट किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया था औरत और जो मर्द हैं उनके भी बराबर के हकूक़ हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उस सूरत में आप कोई भी जो राइट है ना उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप मतलब किसी डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद के ऊपर आप उसको तब्दील या उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान में जब कोविड आया था तो पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम आज़ादी से घूमें फिरें, उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन आई थी। और उसका बुनियादी मकसद भी यही था ताकि ये बीमारी
महामारी ज़्यादा ना फैले। तो यानी कि इस इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इन राइट्स को कुछ टाइम के लिए लिमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा ये है प्रिजर्वेशन ऑफ राइट, यानी कि आप जितने भी आपके राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है? उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं लाई जाएगी। उसके बाद जो पार्ट 3 है दोस्तों आईसीसीपीआर का, वो बड़ा अहम है। इसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन राइट्स का उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, जो ऑलरेडी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी मौजूद है। उसमें राइट टू लाइफ है, यानी आप ज़िंदगी गुजारें, आपको जीने का हक है, आपको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का हक है। और दूसरा ये है कि आपके ऊपर टॉर्चर नहीं किया जाएगा, आपसे कोई गुलामी का काम नहीं किया जाएगा, आपको लिबर्टी और सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपके पास जनाब जो है ना फेयर प्रोसेस आपको दिया जाएगा। इवन अगर कोई लीगल प्रोसीजर है उसमें आपको बराबर का मौका दिया जाएगा ताकि आप अपना डिफेंड पेश कर सकें। इसके अलावा फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। नो रेट्रोएक्टिव लॉस, यानी कोई भी माजी में जो आपने जुर्म किया या कोई काम किया, उस वक्त कोई कानून नहीं था, लेकिन अब फ्यूचर में वो कानून बन गया तो उसकी सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर 2 साल पहले आपने एक दोस्त को जो है ना फेसबुक पे कोई कमेंट किया था कि तुम बहुत काले लग रहे हो, ठीक है? लेकिन अब कानून बन चुका है कि अगर अब आप फेसबुक पे किसी दोस्त को ये कहते हैं कि तुम काले लग रहे हो, तो आपके ऊपर एक पर्चा कट जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि ये नया कानून है। सो माजी में अगर जो कमेंट किया था उसकी सज़ा अब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको लीगली रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी प्राइवेसी जो है ना वो जनाब उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, आप अपने मज़हब पे आज़ादी से अमल करें, आपके पास राइट टू ओपिनियन है, एक्सप्रेशन का राइट है। दूसरा ये है कि आप वार प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, हेट स्पीच नहीं करेंगे, कानून ने इस चीज़ को मना किया है। इसके अलावा जनाब पीसफुल असेंबली का आपके पास राइट है कि आप कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सिवाय अगर कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एसोसिएट, आप कोई जमात बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई तंजीम बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है? और दूसरा ये कि जो सिटीज़न है उनको ये राइट दिया जाएगा कि वो पब्लिक अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, यानी वोट वगैरह दें, इलेक्शन लड़ें, कैंपेन करें, ठीक है? दूसरा ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। दूसरा ये है जो भी माइनॉरिटीज़ होंगे, जो भी माइनॉरिटीज़ में लोग रह रहे होंगे किसी भी शहर मुल्क के अंदर, उनको पूरा राइट होगा कि वो अपने कल्चर और मज़हब और लैंग्वेज के ऊपर अमल करें। अच्छा जी, जो चौथा पार्ट्स है वो है ह्यूमन राइट्स कमेटी। देखो दोस्तों, इस ट्रीटी के तहत, इस माहदे के तहत एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का बुनियादी काम ये था कि उसने मेक श्योर करना है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है, क्या वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को सिविल या पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये कमेटी का काम था। तो वो जो कमेटी है आर्टिकल 28 के तहत, उसमें 18 बंदे होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और वो जो मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअली काम करेंगे। वो यानी किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ज़ाहिर बातें होंगे तो किसी कंट्री से, लेकिन वो एज ए इंडिविजुअल तौर, जैसा कोई कमेटी होती है उसमें एक इंडिविजुअल बंदा, उसकी अपनी एक इनफरादी हैसियत होगी, उस हैसियत से वो काम करेंगे। और उनका जो इलेक्शन होगा वो सीक्रेट वोट से होगा, और एक कंट्री जो है ना वो 2 बंदे नॉमिनेट करेगा, और वो उन लोगों को दोबारा भी रीनॉमिनेट किया जा सकता है। और जब ये माहिदा कवेनेंट बन जाएगा उसके 6 माह के बाद फर्स्ट इलेक्शन होगा। दूसरा ये है कि इसकी जो नॉमिनेशन है ना वो इलेक्शन से 4 माह पहले शुरू हो जाएगी, और इसकी जो वोटिंग हो वो यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होगी उसमें की जाएगी। इसके अलावा जनाब जो मेंबरशिप रूल ये है कि हर कंट्री से एक ही मेंबर सेलेक्ट किया जाएगा, एक कंट्री से 2 नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, नॉमिनेट आप 2 कर सकेंगे, लेकिन मेंबर एक ही बनेगा, और वो 4 साल के लिए होगा। और दूसरा ये है कि शुरू में तो जो 9 मेंबर्स थे वो 2 साल के लिए यानी कि सर्व करेंगे। दूसरा ये कि अगर कोई वैकेंसी है, कोई बंदा काम नहीं करता, कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिज़ाइन कर देगा, तो उसकी जगह पे कोई और बंदा आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा उनकी जो कंपनसेशन ये वगैरह जो मामलात हैं वो यूनाइटेड नेशन खुद देखेगी। और इवन कि अगर उनको कोई स्टाफ चाहिए, बंदे चाहिए उस ह्यूमन राइट्स की कमेटी को, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बनाई गई है, तो उसके हवाले से जो स्टाफ होगा वो सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन का होगा वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इनकी जो मीटिंग्स होगी, एक पहली मीटिंग तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में होगी और वही सेक्रेटरी जनरल खुद ही अरेंज करेंगे। बाकी जो दूसरी मीटिंग्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो सकती हैं। और दूसरा ये कि जो मेंबर्स होंगे वो इम्पार्शियल होंगे, वो अनबाइज्ड होंगे, वो यानी कि किसी का साथ नहीं देंगे, वो न्यूट्रल होंगे। और दूसरा, इस कमेटी की जो लीडरशिप होगी, जो चेयरपर्सन होगा या चेयरमैन होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, वो 2 साल के लिए नॉमिनेट होगा। और एटलीस्ट कोई भी फैसला करने के लिए उस कमेटी के अंदर एटलीस्ट 12 बंदे ज़रूर होना चाहिए मीटिंग के अंदर। और दूसरा ये है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बना के बताएंगे कि भाई हमने अपने एक मुल्क के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कितने दिए हैं। तो वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट बना के इस कमेटी के सामने पेश करेंगे, और ये जो कमेटी है वो उसको रिव्यू करेगी और देखेगी और अपना फीडबैक देगी।
अच्छा जी, इसके अलावा अगर कोई स्टेट है, अगर कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहती है, तो वो इस कंपनी को कमेटी को कहेगी कि जी आप हमारा ये कंप्लेंट सुनें, हमारा ये मामला हल करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि 2 स्टेट्स के बीच में कोई इश्यू है, तो वो भी ये कमेटी हल करेगी। इसके अलावा अगर उसके बाद भी डिस्प्यूट यानी रहता है और ये कमेटी हल नहीं कर पाती, तो इसी कमेटी में से एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको कंसीलिएशन कमीशन कहा जाता है, और ये एक्चुअली एडीआर का टॉपिक है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। एडीआर में हमने आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन पढ़ी है। तो एक कंसीलिएशन कमीशन बनाई जाएगी 5 मेंबर की, तो वो जनाब इसके ऊपर काम करेगी और वो 12 महीने के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जमा कराएगी। उसके बाद ये जो कमेटी और कमीशन के जो मेंबर्स हैं, इनको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे एक्सपर्ट के लेवल के ऊपर। और दूसरा ये है कि ये कवेनेंट का कोई भी जो काम है ना, वो दूसरे ह्यूमन राइट्स के प्रोसेस के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये कमेटी भी अपनी एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर जमा करेगी कि हमने इतने स्टेट्स की रिपोर्ट्स देखी हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरह करें, ये सारा कुछ। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये है कि 5वां जो पार्ट है वो यानी कि रिलेशनशिप के हवाले से है कि ये जो कवेनेंट है, ये दूसरा जो यूनाइटेड नेशन की का जो काम है, जो उसका जो चार्टर है, उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, उनमें किसी को ये मुतासर नहीं करेगा। ये कवेनेंट अपने आज़ादाना तौर पे काम करेगा। और दूसरा ये कि ये जो कवेनेंट है, ये जो माहिदा है, ये किसी भी मुल्क के लोगों को उनको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा। इसके अलावा जो छठा जो पार्ट है सिग्नेचर का, उसमें यह है कि ये जो कवेनेंट है उसकी कोई भी मेंबरशिप हासिल कर सकता है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी इसको रेटिफाई कर सकते हैं, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो भी कर सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है तो वो भी जनाब इसका मेंबर बन सकता है। इवन के यूनाइटेड नेशन लोगों को इनवाइट भी करेगी, ठीक है। इनकी रेटिफिकेशन और ज्वाइनिंग जो होगी ना, वो तभी होगी जब आप यूएन सेक्रेटरी जनरल को डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है इज्किस्तान, नया नया बना है और वो चाहता है कि यार मैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो इंटरनेशनल कवेनेंट है इसका एक हिस्सा बन जाऊँ, तो वो अपने डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी जनरल जो यूएन है उसको जमा करेगा, तो उसके बाद वो उसको रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। और ये जो कवेनेंट स्टार्ट होगा वो 3 माह जो है ना बाद में होगा, जब इसकी 35th रेटिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो कवेनेंट है, ये सारे जितने भी फेडरल स्टेट्स हैं सबके ऊपर बराबरी अप्लाई होगा। और दूसरा ये है कि अगर कोई स्टेट इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहती है, तो उसके लिए 1/3 स्टेट्स अगर एग्री होंगी तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और वहाँ पे मेजॉरिटी में अगर स्टेट कहती हैं कि हाँ जी ये चीज़ तब्दील की जाए, तो तब्दील की जाएगी। और दूसरा ये है कि ये अमेंडमेंट सिर्फ उन्हीं के ऊपर बाइंडिंग होगी जो उस अमेंडमेंट को कबूल करेंगे। अगर कुछ रियासतें, कुछ मुल्क उस अमेंडमेंट को कबूल नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर कोई नई स्टेट इस रेटिफिकेशन का हिस्सा बनती है, इस कवेनेंट का हिस्सा बनती है, इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगी, तो यूनाइटेड नेशन जनाब उसका एक नोटिफिकेशन निकालेगी और बताएगी सबको। और दूसरा ये कि ये जो कवेनेंट है, ये चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश इन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, और इसकी कॉपीज़ जनाब यूनाइटेड नेशन के पास महफूज हैं, और इनकी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो मुख्तलिफ रियासतों को भेजी जाती हैं, ठीक है जी। सो ये मैंने आपको एक पूरा इसका स्ट्रक्चर बता दिया कि इसके अंदर 53 आर्टिकल्स हैं और 6 पार्ट्स हैं। अब हम इसको ज़रा मज़ीद आसान करके देखते हैं कि देखें जी, इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट है ना दोस्तों, इसके बुनियादी 2 और डॉक्यूमेंट है जो इसको ना सपोर्ट करते हैं, जिनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इसमें पहला है फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू ICCPR। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल, किसी भी इनफरादी शख्स को कंप्लेंट है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कि वो मुझे सिविल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, तो वो जनाब इस कवेनेंट के तहत जो कमेटी बनी गई है उसको वो अप्रोच कर सकेगा, नंबर 1। दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है, उसका मकसद ये था कि जितने भी कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर डेथ पेनल्टी को एबॉलिश करना है, यानी लोगों को सज़ाए मौत नहीं देनी। डेथ पेनल्टी से उनको उन्होंने यानी कि रोक दिया है। यानी जिस जिस कंट्री ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, उसने कमिट किया है कि वो अपने मुल्क के लीगल सिस्टम से डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान में भी आपको देखेंगे जो सज़ाए मौत होती है वो अक्सर जो है नहीं दी जाती, और फैसले तो सुनाए दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उम्र कैद की सज़ा दी जाती है लेकिन मौत की सज़ा के ऊपर यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। उसकी वजह ये कि हमने भी इस एग्रीमेंट को साइन कर रखा हुआ है, ठीक है। सो दोनों जो प्रोटेक्ट है ना, दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है, एक तो सिविल पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और दूसरा ये है कि मेकानिज़म बनाया जाए ताकि किसी तरीके से ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अपहेल्ड किया जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको मज़ीद आसान करके बताता हूँ कि भाई कौन से राइट्स हैं जो इस एग्रीमेंट के तहत आपको और मुझको दिए गए हैं। एक तो भाई सिविल राइट्स हैं,
उसके अंदर राइट टू लाइफ है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, राइट टू प्राइवेसी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, राइट टू नेशनैलिटी है। ये बड़े आसान राइट्स हैं। इसके अलावा जनाब पॉलिटिकल राइट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी सियासी जमात बना सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है, फेयर ट्रायल का भी आपके पास राइट है। आपके पास ये भी राइट है कि आप अपने पब्लिक अफेयर्स, अपने मुल्क के मामलात, सियासत के अंदर जनाब हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट कास्ट कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो राइट्स हैं ये तो दे दिए गए, अब इसको मॉनिटर किस तरह किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, वो जनाब इसको मॉनिटर करती है। वो किस तरह करती है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, वो जनाब अपनी ना एक रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं इस कमेटी को और बताते हैं कि जनाब हमने इतना इतना काम किया है इसके ऊपर और हमने ये कानून साजी की है। तो वो कमेटी जनाब उन रिपोर्ट्स को देखती है, रिव्यू करती है और उसके बाद जनाब कुछ रिकमेंडेशन देती है, कुछ फीडबैक देती है। इवन के अगर कोई इंडिविजुअल है और उसको सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो जनाब फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत जनाब अपनी एक शिकायत भी दर्ज करवा सकता है उस मुल्क के खिलाफ कमेटी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं पाकिस्तान एंड ICCPR। देखें पाकिस्तान ने भी इसको रेटिफाई किया है 2010 में, ठीक है। और कमिटमेंट दिखाई है कि जी हम अपने मुल्क के अंदर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देंगे और उसके हवाले से कुछ लीगल रिफॉर्म्स भी की गई हैं। उन्होंने कुछ कानून साजी भी की है और एक नेशनल कमीशन भी बनाया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और इवन के हमारे अदालतों ने भी बहुत सारी ओकेजन के ऊपर इस तरह के फैसले दिए हैं कि लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद कुछ रिजर्वेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी एक जो है ना खदशात ज़ाहिर किए हैं। वो ये हैं, एक तो आर्टिकल जो 18 है इसका, जो रिलीजन के मुतल्लिक है, वो ये कहता है कि जनाब लोगों को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। तो पाकिस्तान कहता है कि जी बिल्कुल हमारे मुल्क में भी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन ये है कि अनटिल अनलेस अगर वो पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई बंदे की मजहबी जो है ना ऑब्लिगेशन इस तरह की हैं, इस तरह के रसूमात हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर मुतासर होता है, अखलाकियात मुतासर होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोगों में कोई झगड़ा हो जाता है, इस तरह की चीज़ होती है, तो वो जनाब नहीं करने देंगे। बाकी वैसे आज़ादी अपनी मज़हब पे अमल करें। आर्टिकल 19 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कहता है कि बिल्कुल लोगों के पास फ्री स्पीच है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि अनटिल अनलेस अगर कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है, अगर आप रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करेंगे जिससे जनाब रियासत के ख़िलाफ़ लोग जो है ना बगावत करना शुरू करें, तो उस तरह की तो फ्रीडम आपके पास नहीं दी जाएगी। अदरवाइज़ आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके अलावा आर्टिकल 21 है गैदरिंग, तो उसके ऊपर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। पाकिस्तान ने उसको भी उसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि जनाब ठीक है आप लोग जमा हो जाएँ, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप लोग जमा होकर एहतजाज करते, अनटिल अनलेस अगर आप उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करते, तो अदरवाइज़ आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 9 भी है, वो ये कहता है कि जनाब आप लोगों की जो है ना पर्सनल फ्रीडम को रोक नहीं सकते। तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी हम कर सकते हैं अनटिल अनलेस अगर सिक्योरिटी का मामला, अगर सिक्योरिटी का मामला है, कोई दहशत गर्द है तो उसको हमने रोकना है, तो हम उसको जनाब अनलिमिटेड टाइम तक नज़रबंद करके रख सकते हैं। तो यानी इन्होंने, पाकिस्तान ने ये कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान ने ICCPR को रेटिफाई किया है, उसके ऊपर उसको अपना हिस्सा बना दिया लीगल सिस्टम का, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशन बताई हैं और वो आर्टिकल यही है। यानी कि इन आर्टिकल्स के ऊपर उसने कहा है कि हम 100% इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, हमारी अपने इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम नज़र में रख के देखेंगे। अगर कोई इशू नहीं होता जो हमारी कंडीशंस हैं, अदरवाइज़ तो फिर हम इजाज़त दे देंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे कोई इस तरह का मामला होगा सिक्योरिटी का, पब्लिक ऑर्डर का, ठीक है ना, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ जारी होगी, तो तब हम उसको रोकेंगे, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो ये यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है ना, जो इस ICCPR के तहत बनी है, इसने भी बड़े यानी कि ना मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान को कहा है कि जी आप अपने लोगों के अंदर ना, मुल्क के अंदर जो है ना सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किया करें। और इवन के जो हमारी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बार बार इसकी बात करती हैं कि ये जो कवेनेंट है ICCPR, इसको फुल्ली और 100% पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बातें चल रही हैं। आजकल जो मामला चल रहे हैं आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो ये पाकिस्तान में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की जो हालात हैं वो इतने कोई ज़्यादा यानी कि अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जी हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा, हमें वोट कास्ट नहीं किया जा रहा है, हमने जिसको वोट दिया था वो इलेक्शन में नहीं जीता बल्कि कोई और जीता। मतलब इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है जी। तो इस हवाले से जो है ना सूरत हाल है वो इतना कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी
शाबाश है पाकिस्तान को, आखिरकार इसको रेटिफाई किया है 2010 में और इसको अपना हिस्सा बनाया है। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है इस हवाले से कि इन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर पाकिस्तान को मज़ीद लेजिस्लेशन भी करनी पड़ेगी और कानून साजी से ज़्यादा उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी और मेक श्योर करना पड़ेगा कि लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट्स अच्छे से मिल जाएं। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जो हमारा ICCPR है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके बारे में अच्छे से बताया, कोशिश की इसका मकसद क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर कौन से सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं। सो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और सारे कंट्रीज़, तकरीबन 173 कंट्रीज़ ने इसको फॉलो करते हैं और इसके ऊपर वो अमल करने के पाबंद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।